जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है मंगलवार और तारीख है 9, यानी दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट जिनका आपको भी इंतज़ार है और मुझे भी इंतज़ार है। सबसे पहले तो हम श्रद्धांजलि देंगे उस अभिनेता को जो आज इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। कपूर ख़ानदान के और राज कपूर और ऋषि कपूर के भाई राजीव कपूर, उनका आज अचानक देहांत हो गया। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से अपनी पहचान बनाने वाले राजीव कपूर ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और यकीन मानिए कि कपूर ख़ानदान में वही एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया लेकिन अपनी पहचान बहुत शानदार अभिनय के साथ में बनाई थी। तो राजीव कपूर को हम भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्य सरकार से या राज्य स्तर की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, चलिए उनसे आपको सबसे पहले रूबरू करवाते हैं। तो राहुल गांधी जो हैं वो उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं 12 और 13 तारीख को राजस्थान में। अगर बात की जाए तो 12 तारीख को वो पीलीबंगा और पदमपुरा में और 13 तारीख को किशनगढ़ का दौरा करेंगे। उपचुनाव होने वाले हैं लगभग 3 से 4 जो सीटें हैं उन पर। तो इसको लेकर के पीसीसी ने और अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उम्मीद ये करते हैं। अच्छा, इनपुट एक और आया है कि राहुल गांधी को ये सलाह दी गई है कि साहब आप ट्रैक्टर रैली निकालें तो ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ेगा। तो हो सकता है इसकी भी तैयारी करें। बाकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो इस समय राज्य के बजट को लेकर के ज़्यादा गंभीर हैं और उसी में जुटे हुए हैं। राज्य स्तर से एक और बड़ी खबर आई है। उत्तर पश्चिम रेलवे से रेल में सफर करने वाले आम लोगों को जल्द मिल सकती है बड़ी राहत। और बड़ी राहत क्या होगी वो मैं बता देता हूं कि मार्च तक सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन वो सुचारू रूप से चालू हो सकती हैं और केंद्र और राज्य को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद में बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो आम आदमी के लिए चलाई गई थी और वो बंद हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो वो फिर से शुरू हो सकें। स्कूल फीस का मामला, कल मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सुनाई थी कि हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, यानी अभिभावकों को 100% फीस देनी पड़ेगी 6 किस्तों में। आज इसको लेकर के शिक्षा मंत्री जो हैं गोविंद डोटासरा, उन्होंने बयान दिया है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभिभावकों को राहत कैसे मिले इसके भी हम पूरे प्रयास करेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये है कि देखिए, ना अभिभावक अपनी जगह गलत हैं और ना स्कूल अपनी जगह गलत हैं, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और एक जो भार है, एक जो वजन है वो राज्य सरकार को अपने सर पर लेना पड़ेगा। आप सोचिए, पिछले 11 महीने से जब सारे स्कूल बंद हैं तो और अभिभावक जो हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं सर जिनके काम धंधे रोजगार सब बंद था, अब आप उनसे अचानक ये कह दें कि साहब फीस दो, तो वो कैसे दे पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने पहले कहा कि जब स्कूल ही बंद है तो फीस क्यों दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं, आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। ये और बात है कि आप इसको 6 किस्तों में दे सकते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि राज्य सरकार इसको लेकर के कोई ना कोई पहल जरूर करेगी। वहीं सियासी गलियारों में ये भी चर्चा थी कि साहब राज्य सरकार ने अपना मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ रखा ही नहीं। अगर ढंग से पैरवी की जाती तो शायद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे माजरे को ढंग से समझ पाता। लेकिन जहाँ तक है, हम इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं कि अभिभावकों को राहत ज़रूर मिले। बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं, अब देखना ये होगा कि फ़ीस का ये मुद्दा जो है वो आगे जा कर के क्या करवट लेता है। चलिए आगे चलते हैं। बिजली के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों ने राजस्थान के आम आदमी की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिजली के दामों को लेकर के भी आम आदमी बहुत टेंशन में है और आज से नहीं है सर, कोरोना काल से ही टेंशन में चला रहा है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कल भी अधिकारियों के साथ में बैठक ली थी कि एक तो ये बीसीआर भरने की जो प्रक्रिया है इसको बारे में क्या किया जा सकता है, दूसरी बात बिल इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि अभी तक बिजली विभाग ने ना तो वसूली करना बंद किया है। राज्य सरकार दिखाने के लिए तो हो सकता है इतना कह रही है, लेकिन इनफील्ड कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। और बिजली के बाद में अब पेट्रोल और डीजल के दाम, इन्होंने आम आदमी की नींद हराम कर रखी है। पदम जी क्या कहना चाहोगे? राज्य सरकार अगर बिजली विभाग को राहत दे
तो बंद कर देंगे वो उगाना। राज्य सरकार के दवा से तो ये वसूली कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो वसूली भी हो रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बार बता दूं कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल इनको अपने नियंत्रण से कर दिया है मुक्त, जबकि पिछले कुछ महीनों से क्रूड ऑयल जो है, कच्चे तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। जब वहाँ इजाफा नहीं हुआ तो फिर ये इजाफा कर कौन रहा है? ये इजाफा कर रहा है तेल कंपनियाँ। जो हिंदुस्तान की तेल कंपनियां हैं वो लगातार इनमें इजाफा कर रही हैं और इसका सबसे बड़ा बोझ पड़ रहा है आम आदमी की जेब पर सर। और इसको लेकर के हालांकि देखिए राज्य सरकार ने बड़ा छोटा सा कदम उठाया, थोड़ा सा कम किया और उसमें ₹2 की कमी जरूर हुई, लेकिन अच्छा जी, कोई फायदा नहीं हुआ। दारू पे तो छूट दे दी। हाँ बताओ, बड़ी शर्मिंदगी की बात है सर। दारू पे छूट दे दी, बिजली पे तो छूट दो, बिजली पे, गैस पर नहीं बिल्कुल। और देखिए आपको मैं बताऊं, इसको लेकर के हो अल्लाह खूब कर रहा है विपक्ष कि सर आपने देखिए बियर बार खोलने के लिए बियर में कटौती कर दी, शराब के ठेकों को खोलने के लिए उनके रजिस्ट्रेशन फीस में बहुत सारी कटौती कर दी, लेकिन आम आदमी का दर्द आपको दिखाई क्यों नहीं देता? मौजूदा कांग्रेस सरकार को ये देखना चाहिए, बिजली सबसे ज़्यादा राजस्थान में महंगी, पेट्रोल और डीजल सबसे ज़्यादा राजस्थान में महंगा, तो आप यहाँ रियायत क्यों नहीं दे रहे साहब? शराबबंदी के लिए तो वैसे ही हम लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं, आपने उसमें तो रियायत दे दी, लेकिन जहाँ रियायत आपको देनी चाहिए थी वहाँ आपने रियायत नहीं दी। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है और इसको लेकर के आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। और राजा जी जब चुनाव आते हैं ना, राज्य सरकार के, विधानसभा के या केंद्र सरकार के, तो पिटारा खोल देती है। नहीं बिल्कुल, वो सिर्फ हाँ बिल्कुल वो चुनावी रणनीतियां हैं, लेकिन आम आदमी को इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है। अब बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर में सचिन पायलट जी, कल भी मैंने आपको खबर दिखा दी थी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी का आज दौरा था और किसान महापंचायत में वाकई में जन सैलाब उमड़ा साहब, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट जी जो है ना वो राजस्थान के सर्वमान्य नेता हैं और लोकप्रिय नेता हैं। लोग उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और जब भी बोलते हैं अच्छा और सदे हुए शब्दों में बोलते हैं वो। तो आज उनको देखने के लिए जल सैलाब वहाँ पर उमड़ा। उनके मंच पर अगर देखा जाए तो पूर्व खाद्य मंत्री रमेश मीणा भी मौजूद थे, पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी भी थे और अमर सिंह जाटव जी भी मौजूद थे। सभा को उन्होंने संबोधित किया और किसान महापंचायत में वाकई में नज़ारा देखने लायक था। किसान आंदोलन में भाग लेने जा रहे लोगों की जीप पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और ये हादसा गढ़ी बाजना क्षेत्र के जसोरा के समीप हुआ है। ये लोग पायलट जी की जो सभा थी उसमें भाग लेने जा रहे थे और अनियंत्रित होकर के ये जीप पलट गई थी। पहाड़ी थाना क्षेत्र में निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों से आधा दर्जन बदमाशों ने लूटपाट की है। देर रात का ये मामला है और आधा दर्जन ये बदमाश थे जिन्होंने इन गाड़ियों को रोका करके और फिर इनके साथ में लूटपाट की है। एक बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया है। गनसोरा और मोठुका मार्ग की ये घटना बताई गई है। इसी प्रकार भरतपुर से अगली खबर है। रूदावल थाना पुलिस ने पुराबाई खेड़ा गांव में आपसी रंजिश में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाला जो मृतक था उसका चाचा लगता था और पहले का कोई इनका मामला चल रहा था। मृतक भगवान सिंह, उसकी हत्या उसी के चाचा ने की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। अवैध अतिक्रमण वालों के खिलाफ जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल ने सख्ती दिखाई है साहब। अतिक्रमण छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आगे जाकर के ये जो चीज़ें हैं ना सर, जिनको आज हम छोटा समझते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाली है। जिला कलेक्टर ने इसको लेकर के सख्ती दिखाई है और भोगी रामनगर में खुद पहुंचकर करीब 2.5 करोड़ रुपए की 3 बीघा सरकारी जमीन से उन्होंने अतिक्रमण हटवाया है। बिल्कुल पुलिस की मौजूदगी में और नगर परिषद की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और उन्होंने पूरी तरीके से उस जमीन को खाली करवा लिया है जहां दबंगों के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, निर्माण चल रहा था। विद्युत निगम ने आज बड़ी कार्रवाई की है धौलपुर में और एईएन अवधेश और जेईएन राहुल उपाध्याय ने टीम के साथ बड़ापुरा, काना का नगला, मऊंग नगला गांव में से ट्रांसफार्मर उतार लिए हैं और इन सारे कनेक्शनों पर 15.5 लाख रुपए की राशि बकाया थी। अब क्या करे बताओ, आखिरकार क्या दे ही नहीं पा रहा आम आदमी। क्या कर रहा है? ग्रामीण आदमी क्या करेगा? नहीं, बिजली बिल दे ही नहीं पा रहा। कहाँ से देगा? आप पहुंच रहे हो वहां उनके ट्रांसफार्मर उतारने।
या तो ज़िंदगी रोशन कर दो या फिर पूरी तरीके से अंधेरे में कर दो। आप अपना काम करते जा रहे हैं सर, आम आदमी की आप सुन नहीं रहे, तो फिर काम कैसे चलेगा। ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में यही मामला चल रहा है। बिल्कुल अजय जी, राजस्थान सरकार ने जो बिजली की जो बढ़ा रखी है, बिल्कुल आम पब्लिक त्रस्त है और उसको समय आने पर आम जनता नहीं, बिल्कुल जवाब तो देगी जनता, ऐसा कुछ नहीं है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाड़ी से, धौलपुर के बाड़ी से आई है। 15 महीने पहले एक मर्डर हुआ था, ब्लाइंड मर्डर था, और पुलिस लगातार उसकी तफ्तीश कर रही थी। आज उसमें बड़ा खुलासा हुआ है, और मामला ये था साहब कि पुराने मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए पत्नी, प्रेमी और जीजा के साथ मिलकर अपनी पत्नी ने ही अपने पति कमल की हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर के आज इसका खुलासा हो गया है, और तीनों को, यानी पत्नी को, उसके प्रेमी को और जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लाश को खेत में गाड़ दिया गया था, और ये ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस समझ नहीं पा रही थी, 15 महीने लगे इसको सुलझाने में। अब चलते हैं करौली की तरफ। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने आज एक चेतावनी दी है। बड़ा मायने रखती है सर ये चेतावनी। विजय बैंसला कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र हैं, और एक तो उन्होंने ये कहा कि साहब, एक तो हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, करौली या सवाई माधोपुर की बात की जाए, इसमें लगातार जल स्तर गिरता जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि सिंचाई के लिए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जब विजय जी आपको इतनी ही चिंता है, तो फिर ये 5 आना का पेच सुलझा क्यों नहीं देते। और जब आपने आरक्षण के लिए पटरियां उखाड़ दी, तो इस मामले को लेकर के जब आप इतने अधिकारियों से मिले हैं, तो इस मामले को वहाँ क्यों नहीं रखा गया। क्यों पता जी, रखना चाहिए उनके साथ, उनको रखना चाहिए था। और चलिए, और उनके समाज के आदमी हैं, उन पर विश्वास करते हैं वो। नहीं बिल्कुल, और इसको लेकर के जब उन्होंने आज मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा अगर आप पुरजोर तरीके से उठाएंगे सर, तो 5 आना का पेज डेफिनेटली सुलझ सकता है। हम इसको लेकर के, सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं खुद पर्सनली इस मामले को लेकर के बहुत गुस्से में हूँ सर। आज भी मेरी किसी से बहस हुई थी दिन में, तो अब चलिए वो डिस्कस का मामला नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में ये है 5 आना का मुद्दा, और कोई मुद्दा ही नज़र नहीं आ रहा आपको। 3 कानूनों के पीछे आप पड़े हुए हो। लोकल किसान की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कौन उठाएगा फिर, उन मुद्दों को कौन उठाएगा फिर। कोई भी हो, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, मेरा ये कहना है कि सर प्लीज़, हर किसान की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। पंजाब का किसान अलग है सर, हरियाणा का किसान अलग है, और राजस्थान के किसान की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो आपको ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। 14 साल हो गए सर, कौन उठाएगा और कैसे उठाएगा फिर इनको। हरियाणा पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, इसलिए आप उसके समर्थन में चले गए, और हमारे क्या करें। जो 14 साल से 5 आना के बांध बंद पड़ा है, उसका क्या करें हम, उसको कौन उठाएगा फिर। तो वही चीज़ है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। देखिए, सवाई माधोपुर के बॉडी से हमारे संवाददाता ने भी हमें फ़ोन करा कि बीसलपुर परियोजना का पानी जो है वो पीने के लिए बौली को उपलब्ध होता है, लेकिन इन दिनों पीने के पानी की सबसे ज़्यादा समस्या बनी हुई है बौली क्षेत्र में। जब इतनी बड़ी परियोजना आपने चला रखी है, तो फिर गड़बड़ कहाँ है। मालूम करने पर पता चला कि साहब, जो ठेकेदार है उसके द्वारा इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया गया है। मैंने वहाँ के सरपंच ओम जी से आज बात की, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है सर, और लोग परेशान हैं। पहले 3 दिन में पानी आता था, फिर 2 दिन में आने लगा। फिर हमने ये कहा कि साहब, जब पानी है ही नहीं तो आप फिर नाटक क्यों कर रहे हैं। और ये उनका कहना बिल्कुल सही था कि जितना पानी है, चाहे आप 2 की बजाय 3 दिन में दे दें, लेकिन पर्याप्त पानी तो दें। 5 मिनट और 10 मिनट अगर आप पानी देंगे तो लोग क्या करेंगे। बड़ा मुद्दा है सर, पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। जब बड़ी परियोजना, बड़ी प्रोजेक्ट आपने लगा रखे हैं, इसमें सीधा सीधा आरोप उन लोगों ने लगाया है ठेकेदार पर। जिस ठेकेदार की ये जिम्मेदारी है कि पाइपलाइन टूटी है तो उसको सही करवाना है, पेयजल की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही, पानी की सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही, ये जिम्मेदारी ठेकेदार की है। ठेकेदार के नंबर भी उन्होंने हमारे पास में भेजे थे, और हम बिल्कुल उनको लाइव लेते। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची कि सरपंच साहब ने भी मुझसे कहा था कि अजय जी प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है आप आएँ यहाँ बौली में। और सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आप आएँ, उठाएं, दिखाएं, और हम आपके साथ उसको शेयर करें। तो मैं बौली क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारा 99% कल का मानस है, कल हम बौली जाएंगे। कल बौली का हम बिल्कुल देखेंगे क्या कुछ वहाँ प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि देखिए, बौली कस्बा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तहसील स्तर की वो है, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए।
अब उसको ग्राम पंचायत से अगर आप तहसील में कन्वर्ट करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। सुविधाएं और लाभ तभी मिल पाएंगे लोगों को सर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्राम पंचायत सरपंच साहब क्या करें। आपने देखिए बाढ़ बहुत बन गए, मोहल्ले बहुत बढ़ गए, लेकिन उस हिसाब से क्या आपने फैसिलिटीज़ दी हैं? क्या उस हिसाब से बजट आया है? नहीं आ पा रहा। तो वही चीज़ है कि सरपंच भी करे तो क्या करे, वो अपने हिसाब से करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करें। अच्छा, कुछ कह रहे हैं मनोज जी कह रहे हैं बीसीआर, चालान, डीजल और पेट्रोल से ही राजस्थान सरकार का बजट बनेगा। मनोज जी हमें नहीं पता कि किससे बनेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आम आदमी का दर्द है ये, और बीसीआर, चालान, डीजल और पेट्रोल, इनमें तो कहीं ना कहीं शर्म करनी पड़ेगी राजस्थान सरकार को। और राजा जी सब खाद तेल जो पहले 70-80 रुपए किलो बिकता था, अब 140 रुपए किलो आप बिक रहा है। देखिए, खाद तेल मैंने पहले भी कहा है और मैं बिल्कुल पुरजोर तरीके से कहता हूं, अगर कोई कांग्रेस का लीडर सुन रहा है तो बिल्कुल बेझिझक सुने, और मेरी बात का अगर विरोध करना चाहे तो मैं चैलेंज करता हूं उसको कि जून पूरा नहीं निकला था उससे पहले तो बिजली विभाग ने वसूली करना शुरू कर दिया था। शर्म नहीं आती आपको? जो आदमी इतने दिन से आपने घरों में कैद कर करके छोड़ रखे हैं, जिनके रोजगार सब कुछ बंद है, व्यवसाय बंद है, आप उसे जून में पैसा मांग रहे हैं, फिर कैसे देगा वो आपको? आपने 1% राहत नहीं दी सर किसी भी प्रकार की, और बीसीआर भरना शुरू कर दिया। बहुत सारे बीसीआर ऐसे हैं सर जो गलत हैं, जिनका हमने निस्तारण करवाया है। मतलब आप प्रैक्टिकली कुछ देखना ही नहीं चाह रहे, अच्छा जी इसमें आप आंख बंद करके बैठे हैं। अच्छा जी इस मामले में राजस्थान सरकार से हमारा कहना है कि ये बीसीआर भरना और ये वसूली करना बंद करे, और ये डीपी उतारना किसानों की बंद करे, और किसानों को राहत दे इसमें। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हर बार किसान फरवरी या मार्च में या अप्रैल में अपना बिल जमा करवाता था पूरे 1 साल का। मैंने पहले भी ये कहा था, जब किसान की फसल 2 बार या 3 बार आती है तो वो हर महीने बिल कैसे देगा आपको? इतना कॉमन सेंस नहीं है आप में? कैसी योजनाएं बना रहे हो आप? वहां जाकर के दिल्ली पर आंदोलन कर रहे हो, राजस्थान के किसान का आपको दर्द नजर नहीं आता? आपने कोई ऐसी योजना, ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं बनाई? दूसरी बात है, जब मार्च में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद में अब मार्च आया है, 2 साल का उसका बिल बकाया हो गया, कैसे देगा वो आपको? अच्छा जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये सारी ये जो योजना बनती है ना, एसी कमरे में बनती है, और जमीन पर अगर बनाई जाए हाँ बिल्कुल, तो सही, इनका वास्तविकता से, यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है सर। और फिर आप कहते हैं कि साहब ये बीजेपी की बातें करते हैं, कांग्रेस की। भाड़ में बीजेपी गई, भाड़ में कांग्रेस गई। मैं इतना जानता हूं, आम आदमी जो है ना, 125 करोड़ जो हिंदुस्तानी है ना, वो लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन करके और आपको चुन करके भेजते हैं वहां। कौन सी योजना बना रहे हो आप? किस योजना को प्रमोट कर रहे हो आप सर? इतना कॉमन सेंस नहीं है आप में कि जब 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने लॉकडाउन रहा तो जून में बंदा पैसा देगा कैसे आपको? किसान के सारे ऑप्शन आपने बंद कर दिए। मार्च अप्रैल में जो किसान आपको बिल देने वाला था, आपने लॉकडाउन लगा दिया, अब वो कैसे देगा? इन चीजों पर गौर करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री महोदय जी, जितने डिपार्टमेंट आप लेकर के बैठे ना, प्लीज इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पर्यटन मंत्रालय आपके पास है, वित्त मंत्रालय आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, खाद्य मंत्रालय आपके पास में है, और कोई योग्य आदमी नजर नहीं आता आपको? क्यों नहीं देते आप? कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं करते आप? अपने स्वार्थ की बात जब आती है ना विधायकों की, तब सब एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब जनता की बात आती है ना, तब ये सारे अलग अलग हो जाते हैं। फिर इनके अपने जो इशू है ना, वो टकराते हैं। आपको नजर नहीं आती है सारी चीजें? नजर आ जाएगी सरकार को जब भी आती है चुनावों के टाइम पे, खाली बस बड़ा दर्द है सर। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, हमें कोई इस बात को कहने में गुरेज नहीं है कि सर प्लीज, सबसे ज्यादा बिजली राजस्थान में महंगी है, सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है, और आप लोग बिल्कुल कान पर आपके जू नहीं लग रही है। लगातार हम कहते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी बीसीआर भर रहे हैं आप लगातार सर। शराब वालों को, ठेकेदारों को, उनको राहत दे सकते हो तो हाँ, दो। ट्रांसपोर्टर्स को आप दे सकते हैं, शराब वालों को तो आप दे सकते हैं। मतलब मैंने वो जो कहा ना, वो सही बात है। दारू पियो, टल्ली हो जाओ, सरकार के खिलाफ आवाज मत उठाना। जी दारू पिला कर भी तो आम पब्लिक की जेब ढीली कर रही है सरकार। चलिए, और ये सवाई माधोपुर से खबर थी बॉडी की, इस मामले में हम जरूर गौर करेंगे। अब चलते हैं, हमारे जो सवाई माधोपुर के संवाददाता हैं रिंकू जी, उनका कोई इशू था। वो लगातार 2-3 दिन से मुझसे कह रहे थे कि सर एक पीड़ित परिवार है और इंसाफ की दरकार है उनको लगातार न्याय नहीं मिल पा रहा है, जबकि उनके पास सारे एविडेंस हैं। वो लगातार प्रशासन से गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा फर्जीवाड़े तरीके से उनकी ज़मीनों पर और इन चीज़ों पर कब्जा किया जा रहा है।
और वैसे भी रिंकू जी लगातार जो है वो काफ़ी सारी लाइव वहाँ से माधोपुर से चलाते हैं। अच्छा, उन लाइव खबरों को चलाने का एक असर तो हुआ है कि अब वहाँ की जो नगर परिषद है वो थोड़ा सा एक्टिव मोड में आई है, काम करने लगी है, सफाई का मामला हो, गंदगी का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम रिंकू जी से बात करते हैं, क्या कुछ है। हेलो। हेलो। हाँ रिंकू सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ सर, और जी न्यूज़ पोर्टल से आप लाइव हैं इस वक्त। जी बिल्कुल सर, मैं अपने पूरे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार सर, बहुत बहुत उनको सर आभार सर। अच्छा रिंकू सर, जब से आप काम करने लगे हैं सवाई माधोपुर में जी न्यूज़ पोर्टल के लिए, एक तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, अच्छे मुद्दे आपने उठाए, तो अब नगर परिषद एक्टिव है या नहीं है सवाई माधोपुर में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ के जो नगर परिषद है सर वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। कई मुद्दों को लेकर मैंने यहाँ पे जो कि कवरेज चलाए हैं, दिखाए हैं, पर बिल्कुल भी उनके 1% जो नहीं रैंक थी सर। अभी क्या क्या चल रही है वहाँ स्थिति? बैठक हो गई क्या वहाँ पहली? बैठक अभी नहीं हुई है सर। 11 तारीख की डेट बताई गई थी कि 11 को यहाँ बैठक होगी सर। तो बिमल जी से आप मिले या नहीं मिले, वहाँ के सभापति से? वहाँ मैं हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं उनसे मिला सर। यहाँ के जो चेयरमैन साहब है उनसे भी मैं मिला, उनसे हुई और वो कई मुद्दों को लेकर मैंने उन्हें बताया भी सही, और यहाँ के जो आयुक्त साहब वगैरह हैं उनसे भी मेरी बात हुई और मैंने कई मुद्दों को लेकर उनको भी बताया, पर कोई कार्रवाई नहीं है सर। सवाई माधोपुर के अंदर वार्डों की जो मैंने अब तक कवरेज करा, और वार्ड के कई जगह वार्ड के जो वासी हैं उनसे भी मुझे शिकायत मिली, और बराबर मैंने वहां पर जाकर देखा भी सही कि नालियां जो हैं, नाले जो हैं, गंदगियों से यहाँ की जो जनता है वो काफी ज्यादा परेशान है वार्डों के अंदर सर। तो अब ये बताओ मुझे कि अब जनता वहां से क्या कर रही है? आप जनता को जागरूक करें रिंकू सर, ताकि जनता सड़कों पर उतरे, क्योंकि सीधी सी बात है, लोकतांत्रिक प्रणाली में ये तो नहीं चलेगा। जी जी। और दूसरी बात, विधायक साहब से मुलाकात हुई या नहीं हुई? कि सब बोर्ड भी आपका, सरकार भी आपकी है, तो फिर क्या कर रहे हो? जी सर, इस विषय को लेकर अभी तक विधायक साहब से समय हमें नहीं मिल पाया है और बात नहीं हो पाई है। बाकी जो यहाँ के आयुक्त साहब हैं और चेयरमैन साहब हैं, इनसे यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर और कई पार्षदों से, यहाँ के जो वार्ड के पार्षद हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। तो पार्षदों का कहना भी ये है कि अभी उचित उन्हें यहाँ पे कर्मचारी नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं ठीक है। अच्छा, एक मुद्दा और था रिंकू सर जो आपने मुझे बताया था, वो मामला क्या है? और पीड़ित परिवार की आखिर गुहार है क्या? उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा? पीड़ित परिवार जो है कि सर वो है अपना ग्राम पंचायत जो कि शेरपुर है, और गांव है उनका रामसिंहपुरा, और परिवार है घनश्याम पुत्र श्री जनसी माली। तो सर इनका जो मुद्दा है वो है सर एक अपने पहाड़ी नाले के पास में इनका एक खुद रास्ता है, जो कि आने जाने का एक इनका मार्ग है, रास्ता पुलिया। उसको लेकर यहाँ की जो यूआईटी द्वारा इनकी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो ये प्रार्थी है इसका जो कहना है कि ये जो इनका रकबा नंबर है 894, 76 रकबा नंबर है, और खसरा नंबर है इनका 894, जो कि इनकी भूमि पे स्थित है। यहाँ पे ये जो पुलिया है बनाने के लिए इनने कई बार 2 साल से ये प्रयास कर रहे हैं यहाँ की यूआईटी को। तो यूआईटी द्वारा सर ना तो इनकी कोई फरियाद सुनी जा रही है, इस मामले को लेकर यूआईटी ने इनको बिल्कुल भी इनकी सुनवाई नहीं करी, और इनने जो खुद अपनी लागत से कुछ वहाँ रपट थी उसमें कुछ अपना खुद की तरफ से इनने उसको बनाने का प्रयास किया जी। तो यूआईटी द्वारा ये कहकर उसे तोड़ दिया गया कि ये अतिक्रमण में आता है, और पूरा इनका वो तोड़कर वापस पूरा रास्ता बंद कर दिया। अच्छा। और इस रास्ते के बंद होने से इस परिवार के हमारे अपने चैनल के माध्यम से हम गए और हमने देखा वहाँ पे कि वहाँ पूरा जो परिवार, महिलाएं हैं, कई तरह की बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनको अब स्कूल भी खुल चुके हैं, तो जाने में काफी परेशानी उस नाले के अंदर से होती है, और नाले में से जहरीले जानवर, और दूसरा क्या है, रणथंभौर नेशनल पार्क बिल्कुल नजदीकी पे है सर। तो परिवार को और उनके जो घर में कमाने खाने के लिए जो कि सर उनका एक जो साधन है पानी का टैंकर, जो कि वो खुद चलाते हैं, किसान है वो, तो वो भी उनका बंद हो चुका है, क्योंकि रास्ता नहीं है। तो वो पानी का टैंकर जो कि घर गुजारा करने के लिए वो चलाते थे, तो वो भी उनका काफी दिनों से बंद है। रिंकू सर, और भी परिवार रहते हैं क्या वहाँ पे? हाँ, काफी उनका बड़ा परिवार है। तो ये तो सबको परेशानी आ रही होगी ना? सबों को, बिल्कुल। वो जो लोग हैं पूरा एक ही उनका परिवार है। अच्छा, प्रशासन से ये लोग कह चुके हैं कई बार? हाँ, प्रशासन से करीबन ये 24/1/2020 को एक ज्ञापन इनने जिला कलेक्टर साहब महोदय को दिया था,
जो कि वो दिया गया है कि ये यूआईटी के जो एसडीएम साहब थे उनके द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का भी कोई मामला इनने दिया है, जिसपे भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक काम करें आप रिंकू सर, कि 1-2 दिन में हो सकता है हम आप भी इनको लाइव लें या फिर हो सकता है हम इनको लाइव लें। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक परिवार है जिसका रास्ता बंद कर दिया प्रशासन ने, और वो परिवार पिछले 1-1.5 साल से लगातार गुहार करता रहा, लेकिन आज भी उनका रास्ता खुल नहीं पाया है जी। और उसी रास्ते में हमने आगे जाकर देखा तो आगे सर उसी रास्ते में उसी नाले के ऊपर पुलियाएं बनी हुई है, वही बेकायदा वहाँ पे लोगों ने रास्ता बनाया हुआ है, वो बराबर वैसी की वैसी पुलिया आगे बनी हुई है, जो कि इस परिवार को वो पुलिया तोड़ दी गई है। और एसडीएम साहब द्वारा जो कि रिश्वत का जो मांगने का मामला है किसी हनीफ पुत्र जुम्मा लुहार का है, जो कि उसके द्वारा एजेंट थ्रू 1 लाख रुपए इनको मतलब इनसे ले जाए गए हैं, जो मतलब दे चुके हैं, ये प्रार्थी से ले लिए हैं। अच्छा, 1 लाख रुपए दे दिए इन्होंने रिश्वत के मामले में? हाँ जी, जो कि एसडीएम साहब द्वारा रघुनाथ जी इसको थोड़ा सा नोट करना, 1 मिनट सर, इसको नोट करना थोड़ा सा मामला, अपन इसको एसीबी को भेजते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बताइए आप। ये सर मामला है कि जो कि ये जो एसडीएम साहब थे रघुनाथ जी, जो कि यहाँ लगे हुए थे, रघुनाथ जी खटीक, हाँ, जो कि पूर्व यहाँ लगे हुए थे, उनके समय का ये मामला है। और जो 1 लाख रुपए जो रिश्वत जो ली गई है एजेंट थ्रू, एजेंट का नाम ये परिवादी ने जो दिया है जिला कलेक्टर को, वो है हनीफ पुत्र जुम्मा लुहार। इसके थ्रू ये 1 लाख रुपए ले जाए गए हैं। और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद प्रार्थी ने काफी परेशानियों का सामना करके और 24/1/2020 में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था इसी समस्या को लेकर कि भाई मेरा पैसा भी मुझसे ले जा चुके हैं, और जो कि मेरी पुलिया का कोई मुद्दा है उसको भी मुझे अभी तक कोई राहत नहीं मिली, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। अच्छा जी, जिन्होंने रिश्वत दी है उनको लाइव में लिया जाए। अच्छा, जिन्होंने रिश्वत दी है वो उनको लाइव करवा सकते हैं आप अभी इस वक्त हमारे साथ? इस वक्त सर मैं उनको ले सकता हूं, मेरे दूसरे फोन से मैं जोड़कर, और उनको मैं इस पे बात ले सकता हूं सर। चलिए एक काम करते हैं अपन रिंकू जी, मैं आपको कल या परसों एक टाइम देता हूं, और उस पीड़ित परिवार को आप हमसे रूबरू जरूर करवाएं। हम ये चाहते हैं कि वो परिवार ही सामने आए, परिवार सामने आना चाहिए, है ना? और इस मैटर को हम बड़े तरीके से उठाएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बेबाक तरीके से किसी से डरने की और दबने की आवश्यकता नहीं है। कल जिला कलेक्टर महोदय से भी आप इस मामले को लेकर के मिलें, ठीक है, और इस परिवार को न्याय दिलवाएं। अगर किसी ने 1 लाख रुपए रिश्वत के रूप में लिए हैं, दूसरी बात, इसमें पूर्व जो एसडीएम है वो भी शामिल बता रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, उन्हीं का इसमें जिक्र किया है, जो कि कॉपी हमें दी है, और उस कॉपी के अंदर पूरा ये इनने जिक्र किया है, जिसके अंदर एजेंट थ्रू बताया गया है कि हनीफ पुत्र जुम्मा लुहार ये जो कि है ये लेकर गया है। इससे मिले हो क्या आप हनीफ से? नहीं, इनसे मैं नहीं मिला। पहले इनको आप लाइन में लें, आप नहीं, आप है ना बेफिक्र रहें। और दूसरी बात यह है कि इनको अंदर जाने दो आप, चाहे कितना ही बड़ा एसडीएम है, चाहे कितना ही बड़ा कोई कलेक्टर है, अगर वो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसकी वजह से परिवार को कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो बिल्कुल ये लोग अंदर जाने चाहिए सर। और सर निवेदन ये था कि कल इस परिवार ने कल एक और इसी मामले को लेकर यहाँ के यूआईटी में कल फिर एक अपनी जो कि दरखास्त है वो दर्ज कराई थी, जो कि मैं भी वहाँ मौजूद गया था उस वक्त। और हमने वहाँ बात करना चाहा तो वहाँ के कोई यूआईटी जो अधिकारी है, ना तो कोई कर्मचारी हमसे बात करना चाहते हैं, कोई कहता है उससे बात करें, कोई कहता है ये मामला उसके पास। अच्छा, एक काम करो रिंकू सर, मैं आज आपको लाइव पर एक बात कह रहा हूँ, जितने भी सवाई माधोपुर जिले में बड़े बड़े अधिकारी हैं और जितने भी बड़े बड़े ऑफिस हैं ना, चाहे जिला उद्योग केंद्र है, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, चाहे कोई और भी है, इनका सबका स्टिंग ऑपरेशन कर डालो। और स्टिंग ऑपरेशन ये करना है कितने कर्मचारी अवेलेबल हैं, कितने दिन भर रहते हैं, कितने टाइम पर अपनी ड्यूटी करते हैं, इन सब का एक वीडियो बना डालो सर आप। बिल्कुल सर, यहाँ पे ये बड़ी एक समस्या है सर, सवाई माधोपुर में जो प्रशासनिक समस्या है ये बड़ी है सर, और जनता की जो वार्ड की समस्या है ये भी बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ना तो नगर परिषद पूरे तरीके से एक्टिव है, ना नगर परिषद यहाँ पूरे वार्डों के अंदर एक्टिव है, ना तो यहाँ पार्षदों को पूरे तरीके से। आपके पास अगर दानिश जी के नंबर हो तो मिलवाएं, मैंने पहले भी एक बार ट्राई करा था, एमएलए दानिश अबरार जी सवाई माधोपुर के। मैंने भी कई बार ट्राई किया है सर, पर वहाँ से कोई फोन उठता नहीं है, रिस्पॉन्स आता नहीं है सर। नहीं, मेरी उनसे 1-2 बार बात हुई है, लेकिन जैसे ही वो नाम सुनते हैं ना हमारे जी न्यूज़ पोर्टल का, वो तुरंत फ़ोन काट देते हैं सर।
हाँ यही है सर। और यहाँ पे नहीं बिल्कुल, हमारी टीम उनको फ़ोन मिला रही है। हम अभी उनको लाइव पर लेने का प्रयास करेंगे दानिश जी को कि सर आखिर ये दिया तले अंधेरा क्यों है और लोग त्राही त्राही माम कर रहे हैं। और वही बात है कि रोम लुटता रहा और नीरो बंसी बजाता रहा। बिल्कुल सर, यहाँ पे सवाई माधोपुर की तो बहुत ही ज्यादा स्थिति बहुत ज्यादा सर खराब है, क्योंकि यहाँ पे पूरे तरीके से कवरेज कर रहे हैं, पर पूरे बहुत हाल जनता का खराब है सर। नहीं बिल्कुल, और आप है ना बिल्कुल सक्रिय है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ रिंकू सर, जी न्यूज़ पोर्टल की ये खासियत है कि आम आदमी के मुद्दे उठने चाहिए और आम आदमी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जी सर। तो वो उसमें आप लगातार सक्रिय रहें और मैं बहुत जल्दी आपको कल परसों में एक डेट दूंगा जब आप लाइव पर जो पीड़ित परिवार है उसको हम लाइव अपने साथ जोड़ेंगे सर। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और लगातार नगर परिषद को और जितने भी पार्षद हैं ना उनको एक्टिव रखें जी जान से। जी सर। ओके सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा जी, हमारा दर्शकों से कहना है, जो भी हमारे जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शक हैं उनसे जो किससे बात हुई है आपकी? हाँ, क्या कह रहे हैं दानिश सर? लाइव नहीं आ सकते। चलिए, हमारी आईटी टीम ने कोशिश करी है और दानिश सर से हमारी बात भी हो गई है कि तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कहीं आउट ऑफ स्टेट हूँ, मैं बिल्कुल जल्दी ही संपर्क करूंगा लाइव से। तो मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं दोस्तों कि मैं दानिश जी को ज़रूर लूँगा। इंदिरा मैम से भी हमारी लगातार बात हो रही है और मैं कल या परसों, बिल्कुल कल, ज़्यादातर कोशिश ये करूँगा, 100% मैं कल ही बोली जाऊँगा और इंदिरा मैम से संपर्क करूँगा। देखिए, जनता आपको पूरे भरोसे के साथ चुनती है, आप उनके नुमाइंदे हैं। इस तरह यहाँ ताल बजाने के लिए आपको सर नहीं चुना गया है वहाँ पर। अच्छा जी, हमारा दर्शकों से कहना है, जितने भी जी न्यूज़ पोर्टल के जो भी भ्रष्ट अधिकारी है चाहे किसी विभाग में हो, आप उनकी वीडियो बनाए और हमारे पोर्टल पर डाल दीजिए। नहीं बिल्कुल, किसी से डरने की जरूरत नहीं है सर। आम आदमी को अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ इस बात को, अपने अधिकारों के लिए लड़िए सर। ये लोग कब तक अपनी डफली बजाते रहेंगे? कहीं अतिक्रमण हो रहा है, कहीं किसी आम आदमी को दबाया जा रहा है, कहीं किसी आम आदमी को कुचला जा रहा है और ये लोग एसी कमरों में बैठ करके नए नए नियम बना देते हैं। कभी जा करके देखा उस आदमी का दर्द कि वो कितनी चीज़ों को झेल रहा है? वो बेरोजगारी भी झेल रहा है, वो गरीबी भी झेल रहा है, वो बिजली के महंगे बिलों को भी दे रहा है और लेकिन उसके बावजूद आपके कान पर जू तक नहीं रेंगती सर। कैसे चलेगा ये काम? जिला कलेक्टर महोदय मीटिंग कर लेते हैं, जाकर के निरीक्षण करिए सर, देखिए वास्तविकता कोई वास्तविकता है क्या। विधायकों को टाइम ही नहीं है, सांसद महोदय दिल्ली रहते हैं, सरकार किसके पास जाएगी? जनता किसके पास जाएगी? समझ में ही नहीं आता। हमारा आम पब्लिक से कहना है कि आप भ्रष्टाचार के प्रति जो भी आपसे भ्रष्टाचार के पैसे मांगता है, आप उनकी वीडियो बनाए और हमारे पोर्टल पर डाल दीजिए। चलिए, तो ये सवाई माधोपुर से कुछ बड़ी खबरें थी और मैं बिल्कुल आपसे ये कह रहा हूँ सर, हमें कोई डर नहीं है किसी का भी। बिल्कुल साफ करें हम, ये चैनल बंद हो जा, हमें कोई मतलब नहीं है सर इस चीज़ से। हम इतना जानते हैं फ्रीडम टू स्पीच का जितना अधिकार आपको दिया है उतना ही हमको दिया है। हम मुद्दे उठाते रहेंगे लोगों के और लोगों के दर्द को समझना पड़ेगा। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, हमने चुना है, कोई एहसान नहीं करा उन्होंने हमारे ऊपर। अगर वो कुछ भी करते हैं तो आम जनता ने चुना है उनको काम करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो सीधा सा घर भेजो उनको। अच्छा जी, ऋषिकेश मीना जी कुछ कह रहे हैं। इस बजट में गहलोत सरकार को 5 बांध चंबल लिफ्ट की घोषणा कर देनी चाहिए। मुझे नहीं पता ऋषिकेश जी करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर शर्म होगी तो कर देंगे, नहीं होगी शर्म तो नहीं करेंगे। कितना चिल्ला है यार, कान पे जू नहीं रेंग रही। 2008 से बेवकूफ़ बनाता आ रहा है हमको महूकला अंडरपास के लिए। शिला पट्टी का लग गई, उद्घाटन कर दिया। कहाँ है वो महूकला अंडरपास? वो रख देते हैं बीजेपी के पास में, बीजेपी रख देती है कांग्रेस के पाले में। आम आदमी फुटबॉल बना हुआ है। अगर इनमें शर्म होगी ना सर और एक एक चीज़ को देख रहे होंगे तो आम आदमी के मुद्दे उठाएंगे। नहीं है ना तो फिर क्या कह सकते हैं सर, यही भाग्य हमारा। तो ये उठा सर, स्मैक का नशा गंगापुर में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, युवाओं को इसकी आप बार बार मुझे इन चीज़ों के बारे में ना बताएं सर प्लीज़। इसमें को चोरी चकारी हो, अपराध हो, ये तो रात दिन चल रहे हैं और चलते रहेंगे सर। ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये तो लंबे समय की समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो बड़े मुद्दे हैं ना उन पर भी सरकार की 1% कोई ध्यान ही नहीं है। चलिए अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे यहाँ से क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज एक दुखद घटना सुबह सुबह जो लाइव दिखाई पदम जी ने, हायर सेकेंडरी पर बना हुआ पार्क, और उस पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण था वहाँ रहने वाली 6 बतखें।
और 6 बतखों में से 4 बतखों की हो चुकी है मौत। और मौत का कारण ये था कि रात को जिस गार्ड की वहाँ ड्यूटी थी वो गार्ड वहाँ मौजूद नहीं रहा, कुत्तों ने हमला किया और उन बतखों को मौत के घाट उतार दिया। 6 में से सिर्फ 2 ही बतख जीवित बच पाई हैं। पदम जी क्या कहना चाहोगे? और जो भी एक मौत के मुंह से लड़ रही है वो नहीं, बिल्कुल अभी भी जूझ रही है। मैं आपको बताऊं, पदम जी ने लाइव दिखाने के बाद में मैं 2-2:30 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। डॉक्टर योगेश जी वहाँ पहुँचे हैं, मैंने खुद ने मेडिकल से ले जा करके उनको दवाई दी है, जो भी इंजेक्शन उनको चाहिए था प्राइमरी ट्रीटमेंट मैंने दिया है और डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेट भी किया है, टाँके वगैरह लगाए हैं। लेकिन हमारे देखते देखते सर एक बतख को हम नहीं बचा पाए, उसकी डेथ हो गई। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गार्डन में काफ़ी भ्रष्टाचार मचा हुआ है। काफ़ी लोग मतलब अपनी जेब में से लगा के पैसे लगाते हैं, साफ सफाई भी, और जो ठेकेदार है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। आप ताज्जुब करोगे कि जो गार्ड है ना वहाँ लगा हुआ है वो तो अपनी गलती अभी भी 1% नहीं मान रहा। गार्ड नहीं, सबसे बड़ी ठेकेदार की इसकी गलती है जो इसको संभाल रहा है, न तो सफाई करवाता है और न कोई भी इसका कोई ध्यान है उसकी तरफ। नहीं, वो गार्ड जो है ना, एक तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सभापति महोदय से बात की, उन्होंने की बिल्कुल मैंने आज ही अजय जी उसका नोटिस जारी कर दिया है, हमको ऐसे गार्ड की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा है कि क्या हो गया, बतख ही तो मरे, आदमी मर जाते हैं साहब। उसको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि तू तनख्वाह किस बात की लेता है, जब रात को तेरी ड्यूटी इस गार्डन में ना तो तुझे यहाँ रहना है। वो बतख जो थी ना सर, वो ही इस पार्क की सबसे बड़ी आकर्षण थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। पार्क बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन बतखों की वजह से लोग आते थे, देखते थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक छोटी सी लापरवाही जो है ना, उसने 6 में से 4 बतखों की जान ले ली। क्योंकि अजय जी अब वो कुत्तों को खून मुंह लग गया। अब वो नहीं ऐसे जो गार्ड हैं, मान लो ये तो किसी बच्चे पे हमला कर देते कुत्ते, जब क्या होता। बिल्कुल, और ऐसे जो गार्ड हैं, ऐसे जो कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बबलू पार्षद जी जो हैं, बबलू चौधरी जी, वो भी आज मेरे साथ गए थे, हमने ट्रीटमेंट करवाया, कोशिश की कि हम बतखों को बचा सकें, लेकिन वो नहीं बच सकी सर। हमारी तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से पूरा प्रयास किया गया था। मैं लगभग 2 से ढाई घंटे वहीं रहा था आज दिन में। अब बात करते हैं, चौपड़ से भी एक लाइव चलाई, क्षतिग्रस्त इमारत का मामला, और ये एक ही जगह की बात नहीं है पदम जी, कई जगह गंगापुर सिटी में कम से कम 1 दर्जन ऐसी बिल्डिंग है जो क्षतिग्रस्त है, और प्रशासन जब गिरने के कगार पे शोभा यात्रा लगती है ना तो वहाँ पे बिल्कुल बंद कर देता है। हमारा निवेदन है, ऐसे लोग पापों को छुपाने का प्रयास करते हैं, बस बड़ा हादसा होने से रोका नहीं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चौपड़ की जो बिल्डिंग है बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, और वो वहाँ पर सिविल लाइन का काम चल रहा है, उसकी धड़ाधड़ जैसे भी काम करती है, कभी भी वो वाइब्रेशन से कभी भी वो पुरानी इमारतें गिर सकती है। और ये एक जगह की बात नहीं है, गंगापुर सिटी में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पुरानी समय से इमारतें बनी हुई हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल की, आज उनका कोई धनी धोरी नहीं है और वो कभी भी गिर सकती हैं। तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नगर परिषद के द्वारा उनको, हालांकि मकान मालिक को नोटिस दे दिया गया, लेकिन नोटिस से ही काम नहीं चलेगा। नहीं, पकड़ के लाओ या फिर गिरा दो उसको, बिल्डिंग को। हाँ बिल्कुल, गिरा दो, हटा दो। जब वो सुन ही नहीं रहा, जब बड़ा हादसा होने का क्या इंतजार करेगा? अगर जिम्मेदारी तय करने से क्या होगा? मान लो बड़ा हादसा हो जाता, जिम्मेदार फिर क्या होगा? जनहानि तो होगी ना। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप पदम जी। चलिए अगली खबर आई है गणेश मिल से। एक महिला के साथ हादसा हुआ है और वो छत से गिर करके और वो महिला घायल हुई है और उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। ये महिला कौन थी? ये लक्ष्मी वाइफ ऑफ बजरंग है, और ये गणेश नगर में रहती है, गणेश मिल में रहती है वहाँ पर। और महिला छत पर थी, और महिला की पहले से तबीयत थोड़ी डाउन थी, और वो जैसे ही बाउंड्री, क्योंकि मकान का काम भी चल रहा था, जैसे बाउंड्री के पास आई तो वो नीचे आ गई और गंभीर अवस्था में राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ से उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। चलिए, और एक और चीज पदम जी ने शाम को दिखाई, और वो है संजय मीना नामक युवक पर हमला। प्रधान भवन के पास की ये घटना है। इसमें आरोपी जो है नामजद रोहिताश भूकड़ा का रहने वाला है और एक है भूपेंद्र, और इन्होंने संजय मीना पर जानलेवा हमला किया। इसको लाठियों और सरियों से बुरी तरीके से मारा गया। मामला क्या था पदम जी? अच्छा जी, कोई उनकी मोबाइल पे आपसे कोई कासूनी हुई थी, और उसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि आप कहाँ पर, तो वो क्या उनकी सब्जी ले रहे थे प्रधान भवन के वहाँ पर, और वहाँ पर आकर कितने बजे घटना है? 6 लोगों ने 11 बजे की घटना है ये, और ताबड़तोड़ उन पर हमला कर दिया, और वो बुरी तरह उनके पैर में फ्रैक्चर है, सर में भी, चेहरे पे भी चोट है वो। अच्छा, FIR दर्ज हो गई इस मामले में? पुलिस वाले पहुंच चुके हैं, उनके पर्चे बयान हो गए। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी वार्ड हैं गंगापुर सिटी में, मैं बिल्कुल क्लियरली समझा रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ, और एक बार फिर सुन लीजिए आप।
गंगापुर सिटी के जितने भी वार्ड हैं, उन वार्डों में जितने भी खाली प्लॉट हैं, जो डंपिंग यार्ड बने हुए ना कचरे के, उनको भी अब नगर परिषद छोड़ने वाला नहीं है। कल सभापति महोदय ने यह कह दिया कि उन सब पर बोर्ड लगा दो कि ये नगर परिषद की संपत्ति है। या तो उनकी बाउंड्री करवा करके भरत करवा दे मकान मालिक, और अगर नहीं करवाता है तो वो नगर परिषद की संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। पदम जी क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी खाली प्लॉट है, जो आम सर ये बहुत बड़ी टेंशन है। पब्लिक क्या करती है, जहाँ भी सूना देखती है वहीं कचरा डालना शुरू कर देती है, और जिससे वो नाली भर जाती है और आम लोगों को परेशानी का सामना। वार्ड नंबर 52 में जहां मैं रहता हूं, वहां की मैं आपको क्लियर बता दूं सर कि जो ही हम केशव स्कूल के बगल वाली गली से अंदर चलते हैं, थोड़ी दूर चलने पर 2 गलियां छोड़ करके तीसरी गली में एक ऐसा प्लॉट है साहब जो विवाद का स्थल बना हुआ है और कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है। आम आदमी को ना हमारे कोर्ट से मतलब, ना हमारे विवाद से मतलब। कुल मिलाकर के ये है, अगर जल्द से जल्द वहां पर बाउंड्री नहीं होती है और अगर उसका कोई मकान मालिक है ही नहीं, विवाद चल रहा है, तो फटाफट उसको साफ करवा करके और नगर परिषद का बोर्ड लगा दो कि ये नगर परिषद की संपत्ति है। करो, बिल्कुल करो, बेधड़ल्ले से करो। लोग आसानी से सुधरने वाले नहीं है, इतने बेशर्म और इतने नकटे हो चुके हैं सर लोग। अगर उसमें कोर्ट की कार्रवाई चल रही है तो जो भी बना रहा है उसमें थोड़ी कार्रवाई करो तो सही। किसी का विवाद भी तो किसी का होगा, तो वो चीज़ है सर, सख्ती दिखानी पड़ेगी। और वही बात है कि अगर किसी रोग को बीमार मिटाने के लिए कड़वी दवाई लेनी पड़े तो ले लो, कोई झंझट नहीं है। मगर इस शहर को सुधरना पड़ेगा और इस शहर के लोगों को सुधारना पड़ेगा और लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। नादौती थाना प्रभारी बीर सिंह जी से आज हम बात करेंगे। लगातार उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आज एक बहुत शानदार उन्होंने मामला था उसको अपडेट किया है। सर बीर सिंह जी से बात करें या नहीं करें? लेट हो गए वैसे आज अपन हैं? हाँ 9:45 हो गए। चलिए, पांचना नहर के लिए सांसद जौनपुरिया जी भी कभी नहीं बोले। अजय जी आपने बात करना चाहा पर नहर पर नहीं बोलते। HM मेहर जी, आप जौनपुरिया जी की बात कर रहे हैं सर। जौनपुरिया जी के बारे में तो पदम जी ने बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था उस समय कि साहब कम से कम 1-2 फीटे तो काट देते यहाँ पर। उस पर एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। तो अब क्या कहें, किससे कहें, बताओ आप। अजय जी, गंगापुर सिटी ने क्या गुनाह कर दिया? हमने पहले भी मुद्दा उठाया था कि आखिरकार 1 रुपये का काम गंगापुर में नहीं हुआ MP साहब के जरिए। कुल मिलाकर के ये है सर, देखिए वही बात है, आम आदमी चिल्लाता आ रहा है और आम आदमी भी है ना कम नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, आप और हम भी कम नहीं है। चिल्ला रहे, बक रहे, यहाँ कह दिया, बस दैट्स ऑल। अधिकारों के लिए जूझना और लड़ना हमको ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। नहीं तो कोई नहीं सुनने वाला सर। उनको क्या फर्क पड़ रहा है सर? बढ़िया गाड़ी मिल रही है, अच्छा TADA मिल रहा है, अच्छे AC रूम मिल रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अगर हार भी गए तो ताज़िंदगी पेंशन मिलेगी। क्या टेंशन है बताओ? रोना है तो तुमको रोना है, रोना है तो हमको रोना है। तो कुल मिला करके अपने अधिकारों के लिए आम आदमी को लड़ना पड़ेगा। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना सर नेता के सामने, मैं किसानों के साथ हूँ, हम किसानों के साथ हमदर्दी है। ये जो पांचना का बांध है ना, ये भी किसानों का ही दर्द है। अगर सोचोगे तो 14 साल हो गए। मेरे गांव में जाकर के देखना, बागौर बामोरी में सर सड़क का नामो निशान नहीं है। वहाँ चंबल की पाइपलाइन डाल दी आपने वहाँ पर। और ये तो सांसद मनोज राजौरिया से मेरी बात नहीं हो रही है। आजकल मैं जब भी मैं उनसे बात करूँगा ना, उनसे यही कहूँगा, सर थोड़ी सी शर्म करो आप इन चीज़ों के लिए। कौन है? आम पब्लिक ने चुना तो उनका विश्वास तो करें। चलिए, बीर सिंह जी का फोन आया। बीर सिंह जी नहीं होंगे, राजेश जी होंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ बीर सिंह सर, नमस्कार। नमस्कार भारद्वाज जी, क्या हाल है सर? बिल्कुल अच्छा हूँ दोस्त। अच्छा, क्या कुछ चल रहा है? एक तो आज आपकी जो खबर थी ना, उसने सर बहुत प्रभावित किया मुझे। भीलापाड़ा का एक मामला था जिसको बड़े प्यार से आप लोगों ने निस्तारित कर दिया। हाँ, रियलिटी ये थी कि काफी विवादित था, लंबे टाइम से विवादित था। इसमें पूरा प्रशासन तंत्र भी परेशान था। और उसके साथ साथ अभी 1 दिन पहले श्रीमान MLA साहब का भी विजिट हुआ था। तो वहाँ MLA साहब के विजिट के बाद में भी विरोध की पोजीशन हुई थी। फिर उसके बाद में MLA साहब तो आगे प्रस्थान कर गए। फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा हटली लिया हमने। हटली लेने के बाद में कोऑर्डिनेशन जो जितनी बात करनी थी SDM साहब से, तहसीलदार जी से, और जो PWD के जो AN साहब थे, एक्शन साहब थे, उनसे भी बात करी।
बात करने के बाद में थोड़ा सा ज्यादा तनातनी थी, 2-3 मुद्दे थे, 2-3 पार्टियां थी जो आपस में विरोध कर रही थी जी। थोड़ा सा एक बार थाने में उनको बुलाया, सबको धरातल की बात करी और एमएलए साहब ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि भाई बनना चाहिए। मैं अपने एरिया में जो एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है उसे मैंने इतना पैसा खर्च किया है, उसे एक अच्छी सी लोकेशन भी आने वाली है, वो डैमेज हो रही है जी। तो यूं करके थोड़ा सा हटली बात आई, तो फिर हमने अपना प्रयास किया उसमें, दोनों तीनों पक्षों को बुलाया, दोनों तीनों पक्षों को बुलाने के बाद में और उनको थोड़ी सी अच्छी सी बात करी, समझाइश की बात करी, तो जो लोग जोश में आकर के और अवरोधक बन रहे थे, जो ड्रॉप करना चाह रहे थे, वो सारे लोग मान गए और उन्होंने यही शर्त रखी लास्ट में कि इंचार्ज साहब मौके पे पहुंचकर एक बार जैसे चाहेंगे वैसे ही कर लेंगे, हम संतुष्ट हैं आपसे। तो मेरे को अच्छा लगा ये बात, ठीक है। और जाने के बाद में और जो इतना विवादित वो था उसको जाकर के और मैंने उसको सेट आउट हो गया और काम चालू हो गया और वो विवाद हल भी हो गया और काम चालू हो गया। अच्छा, मतलब आप मौके पर गए और आपकी देखरेख में ही उस रास्ते का काम चालू हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, जो लाइव भी दिखाया था हमारे पत्रकार हैं यहाँ के, आपके राजेश जी, पोर्टल के राजेश जी, वो भी वहाँ पहुंच गए थे पीछे और उन्होंने शायद लाइव भी दिखाया होगा क्योंकि वो ले रहे थे उधर से। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो लाइव देखा और उसी चीज ने मुझे प्रभावित किया। अच्छा वीर सिंह सर, आपको लगता है कि बहुत सारे मुकदमे तो ऐसे हैं जिनका हम बैठ करके हल निकाल सकते हैं? नहीं, मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ इस बात पे भारद्वाज जी। वो यूं है कि कोर्ट कचहरी और ये आपने जो स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी कि तारीख पे तारीख, सबसे मेन बात ये है कि अपने को थोड़ा सा धरातल की बात करके और एक आपसी सौहार्द और समझाइश के बाद में अगर मान लो किसी को न्याय मिल जाता है तो उसको भटकना नहीं पड़ता है कोर्ट कचहरी में, उसके पैसे भी खर्च नहीं होते, समय भी बर्बाद नहीं होता। तो एक अच्छी सी पहल होनी चाहिए। प्राथमिक स्टेज पे अगर कोई मान लो सोल्यूशन हो जाता है तो वो बेहतरीन होता है और हम वो प्रयास करते भी हैं। नहीं बिल्कुल वीर सिंह सर, आपने जो बात कही है ना ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक शिकायत जरूर है आपसे मुझे, ये सोप वाले मैटर में क्या हो रहा है सर, मर्डर जो हुआ था? अच्छा, सोप वाले मैटर का मैं आपको निवेदन करूं, सोप वाले मैटर में जो पीड़ित पक्ष है, मृतक के पिताजी हैं छुट्टन लाल जी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में जो रियल में मुलजिम है जिन्होंने उस मृतक को मौत के घाट उतारा है या उसको पीट पीट के मारा है, वो अलग है, कोई दूसरे गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने जो एफआईआर में थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हुए और इस ढंग से लिखी है कि वो शोक के कोई 3-4 आदमी नामित किए हैं उसमें। तो मैंने जो अपनी अब तक की तफ्तीश है जिसमें सारे एंगल यूज किए हैं, क्योंकि मर्डर जैसा जघन्य अपराध है, इसमें सारे एंगल अपने को यूज करने हैं और हमारा प्रयास यही है कि कोई निर्दोष आदमी तो जेल जाए नहीं, आजीवन कारावास का है इसमें पनिशमेंट है वो, और उसके बाद में दोषी आदमी वो किसी भी कीमत में नहीं बचे। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने प्रयास किया है कि जो जितने भी ये नामित थे एफआईआर के मजमून के आधार से उनको करीब 3 को हमने राउंड अप किया है, सारे एंगलों से उनकी तफ्तीश की है और उनसे पूरी तफ्तीश का पूरा निचोड़ हमने अपनी पत्रावली पे लिया है और तफ्तीश आगे बढ़ाई है। जो संभावित मुलजिम है उनके लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। मुलजिम वो मस्कन से रूपोस हैं, लेकिन उनको कहीं भी भागने नहीं देंगे। जल्दी ही, मतलब बहुत जल्दी ही, आप सोच रहे हो इतने जल्दी ही राउंड अप कर लेंगे और आपको मैसेज भी मिलेगा। अच्छा वीर सिंह सर, एक मामला और मेरे सुनने में आया था कि चोरी का कोई मामला था और तुरंत ही आपने उसमें कार्रवाई करते हुए गाड़ी भी बरामद कर ली और कार्रवाई की। हाँ बिल्कुल, महावीर जी थाने क्षेत्र से कोई एमपी के रहने वाले थे, एमपी नंबर की एक बोलेरो गाड़ी थी, वो मंदिर परिसर में खड़ी करके और सारे लोग अंदर गए और चोर थे, उन्होंने बड़ी सावधानी से एक दूसरी गाड़ी उसके साइड में लगाई और उस गाड़ी को मास्टर की से और स्टार्ट करके और उस गाड़ी को लेके भाग गए। थोड़ी सी फुटेज के आधार से उसका मूवमेंट है वो इधर मेरे थाने की तरफ, नादोती की तरफ हुआ। तो एसएचओ धर्म सिंह जी हैं वहाँ, महावीर जी एसएचओ, धर्म सिंह जी सब इंस्पेक्टर, उन्होंने टाइमली ही एक्शन लेते हुए मेरे को कॉल किया कि सर आपकी तरफ इस गाड़ी का मूवमेंट है। तो मैं खुद गाड़ी में और पूरे वेपन जाब्ते के साथ और प्लस 2 मोटरसाइकिलों पे 4 बंदे सिविल में। तो जो संभावित रास्ते थे जहां से ये चोर रास्ते, जहां से ये व्हीकल थेफ्ट करने वाले जो चोर हैं जिधर से निकलते हैं, तो वहां होकर के हमने भीलापाड़ा होकर के मोहनपुरा होकर के और उनका जिस साइड मूवमेंट था वो आगे से घेरा उनको। तो यूं करके 3-4 मिनट पहले वो निकले तो हमने रैकी करी रखी है, पूरा भौगोलिक स्थिति हमारे समझ में आ गई, मैंने आपको निवेदन किया था पहले। तो इस तरीके की वारदात करने वाले कौन है, तो उसमें फिर वो तार जुड़ते नजर आए डहरिया गांव में, जो थाने से करीब 6 किलोमीटर दूर है।
और उसके बाद में उधर देखा तो जो संभावित के तरफ देखा हमने तो वो फुटेज धर्म सिंह जी ने मेरे मोबाइल पे डाल दिए। तो उस फुटेज के आधार से मैंने जो उसके साइड में गाड़ी खड़ी थी जिसको यूज किया था इन चोरों ने गाड़ी उठाने में, उसके नंबर क्लियर हो गए जूम करके। तो फिर हम ये उस गाड़ी की मैंने मेरे स्टाफ वालों से डिस्कस किया, बन के ये मुकेश डहरिया की गाड़ी है। तो यूं करके हम डहरिया पहुंच गए, तो जो यूज वाली गाड़ी है उसके पास पहुंच गए, मुलजिम को तलाश किया, वो रूपोश हो गया। तो फिर ये यकीन हो गया कि भाई के बंदा ये है। उसके बाद में फिर उनमें से हमने थोड़ी सर्चिंग की। सर्चिंग करने के बाद में जिसने चोरी की है उसके कोई परिजन है, उसको उस आधार से हमने अपने आधार से उसको टैकल किया। तो रात के करीब 1:30 बजे के करीब जो चोर उठा के ले गए थे उस बोलेरो को अपने क्षेत्र में ला करके और पटक गए। ठीक है, मतलब हमने अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद में और SHO महावीर जी को सूचित किया। गाड़ी उनके कब्जे में है, अभी बरामद हो गई है। 24 मान लो 10 घंटे के बाद में मशक्कत के बाद में बोलेरो उठी हुई, चोरी हुई, बरामद कर ली है। और एक ठीक सा अच्छा सा मैसेज है। और फरमाओ बस खाली ये है कि एक मैसेज जाएगा आराम से कि हाँ भाई जो जिस तरीके के लोग हैं उनको मालूम है कि पुलिस बिल्कुल एक्टिव है और किसी भी कीमत में वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। अच्छा वीर सिंह सर, आप लगातार कार्रवाइयाँ करते आ रहे हैं और लगातार हम भी आपको लाइव लेते रहते हैं, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ आप कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आपके क्षेत्र में अब जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और वो कभी आप राउंड काटोगे तो आप भी बहुत खुश हो जाओगे। जिस तरीके से आज के माहौल में पुलिसिंग होनी चाहिए और मैंने स्लोगन बताया था हमारा राजस्थान पुलिस का, ये आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, उसी तर्ज से हम चल रहे हैं। और उसका रिजल्ट भी कभी आप गंगापुर क्रॉस करके इधर आओगे तो आपको महसूस होगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य और जिस सीट पर हम बैठे हैं उसमें बिल्कुल जो ज्वलंत मुद्दे, ज्वलंत समस्याएं और क्राइम और जो भी जिस तरीके से ये अभी मैंने पूरी एक्सरसाइज उस स्मैक पे भी कर रखी है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही अभी फिलहाल में भी मेरे हवालात में 2 इस धंधे से जुड़े हुए शख्स हैं, वो हैं 2 दिन से। बड़ी परेशानियां होती है उनको हैंडल करने में और लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से हॉस्पिटल में जाना है, उनको टैकल करना है, सारा काम करके और कर रहे हैं। बिल्कुल सारा जितना भी क्राइम है उसको बिल्कुल कंट्रोल करेंगे और एक अच्छा सा मैसेज। अच्छा वीर सिंह सर, आपने है ना बड़ी जोरदार एक बात कही है कि इसमें वाले जो केसेस हैं इनको हैंडल करना इतना आसान काम नहीं है सर। हमारे यहाँ की पुलिस उनको उतना बढ़िया हैंडल तरीके से कर नहीं पा रही है कि साहब इनको कौन तो स्मैक ला के देगा और कौन झेलेगा इनको। जी हमारे यहाँ तो पब्लिक आम पब्लिक चोरों को पकड़ कर सौंप दे तो कहते थे इस वक्त हम क्या करें इसको और छोड़ देती है। अब इनका क्या किया जाए? नहीं, जब हम मैदान में उतरी गए हैं तो तर्कस में सारे तीर लेकर के कोई दिक्कत नहीं, आराम से जैसा भी माहौल है जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन क्राइम के खिलाफ लड़ेंगे। और ये गलत लत है, जब तक अगर हमारी पार पड़ जाएगी और हमें टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा अभी व्यस्तता भी है और इधर उधर की तफ्तीशें भी हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा टाइम मिलने के बाद में हमने पूरी कार्य योजना बना रखी है, मेन सोर्स से लेकर के और नीचे तक। अच्छा, अब SHO वीर सिंह को अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो उनके मिशन में सबसे बड़ी किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है? कौन कौन सी ऐसी चीजें सर जिनकी कमी महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसी तो कोई बात ज्यादा है नहीं। अभी तो संसाधन जो भी होने चाहिए वो तकरीबन मेरे पास हैं। बस खाली थोड़ा सा यूं है कि वर्कलोड इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा एरिया भी काफी लंबा है और एरिया के साथ साथ जैसे मान लो स्टाफ का मैनेजमेंट है उसका भी ऐसे चल रहा है कि कहीं दिन में 20 काम निकले आते हैं। कुछ काम तो ऐसे हैं जो अपने रूटीन के हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो सडन बिल्कुल और सडन के बाद में कुछ इधर उधर के थानों की जो संवेदनशील तफ्तीशें वो भी मेरे पास हैं। तो फिर मेरे को सब जगह अपने को उनको भी टाइम देना है और अपना थाना भी चलाना है, कानून व्यवस्था भी कंट्रोल करनी है और क्राइम पे कंट्रोल भी करना है। अच्छा, काम एक साथ SHO वीर सिंह का अगला टारगेट क्या है, क्या लक्ष्य बना रखा है उन्होंने? अगला टारगेट यही है कि जो यहाँ का सबसे ज्वलंत मुद्दा है उस पर एक प्रभावी कार्रवाई, जिसका एक अच्छा सा जैसे अधिकारियों को हमेशा सलाम करते हैं जो एक जज्बे के साथ काम करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल अगर राजस्थान में ऐसे ही पुलिस अधिकारी हो तो बिल्कुल रामराज आ जाए। बिल्कुल सर, और आप इसी तरह करते रहें सर, और जी जान से हम भी आपके साथ हैं सर। बिल्कुल, थैंक यू, ग्रेट थैंक्स। ये थे SHO वीर सिंह नादौती। जब भी हमने इनसे बात की है ना सर, एक पॉजिटिव एनर्जी हमको मिली है और मुझे हमेशा ये लगा कि हाँ, इस आदमी में जज्बा है, ये कुछ करना चाहता है। हिंदुस्तानियों का मौका एक है, पैसा कमाना। सबका एक लक्ष्य है कि पैसा कमाना, मगर नाम और पहचान हर कोई नहीं कमा पाता सर। उसको कमाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो वही चीज़ है। चलिए, इसके अलावा
मान सिंह जी कुछ कर रहे हैं। मान सिंह जी कह रहे हैं हुगाड़मल बालाजी पर तो काटा था फीता जौन पेरिया जी ने काएगा। वो तो वो सुलभ शौचालय था, सुलभ शौचालय का वो रास्ता, हाँ उसकी तो पट्टी का ही उखाड़ के ले गए दूसरे दिन कोई। के ले गए और विधायक जी राम के जी मीनाना जी ने भी उनका विरोध किया क्योंकि वो राजस्थान सरकार का पैसा था वो। बिल्कुल साहब, इनमें धांधली चलती है, जिसको जैसा मौका लगा ना वैसा कर लिया। राम के जी ने पट्टी का यहाँ लगा दी थी जब रेलवे अंडरग्राउंड वो बना था अंडरपास, तो वही चीज़ है। चलिए, और अब मैं एक चीज़ जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, हम चैनल देख नहीं पा रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ सर, 9 तारीख हो गई और मेरी फिर आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र अपील है दोस्तों, अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सच बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है हम जल्द ही इस चैनल को बंद कर दें। बिल्कुल मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है सर कि हम लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष करते रहें, आप लोगों के लिए लगातार चलते रहें, क्योंकि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है सर, हमारी अपनी डिमांड है। पदम जी क्या कहना चाहोगे? लोग अगर साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे लड़ पाएंगे हम इन लोगों के लिए? देना चाहिए, क्योंकि हम आम जनता के लिए तो लड़ाई वही चीज़ है कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें सर, टेक्निकल इश्यूज बहुत होते हैं। आज फेसबुक और यूट्यूब हैं, वो हम पर लगातार ये नज़र बना करके आप देख रहे होंगे दोस्तों कि फेसबुक पहला हमारा ऐसा चैनल है जिसके लाइव पर ऐड देता है, तो हमें इस बात की खुशी है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों का है कि आज हम ये कह सकते हैं कि सर मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं और मैं इसलिए आपके साथ लड़ना चाहता हूँ, आपके साथ जूझना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो ये संभव नहीं है। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें 10 रुपये के रिचार्ज के साथ में, और ये हर महीने ही आपको देना है। मैं क्लियर बता देता हूँ आपको हर महीने ही ये देना है। एक बार आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे, उसके बाद में लगातार हम अपने हिसाब से उसको मैनेज करते रहेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 90 रुपये अगर हम लगा रहे हैं तो 10 रुपये का जो योगदान है वो आपसे हम उम्मीद रखते हैं। कहीं ना कहीं लगातार खबरें देखते रहिए, लाइक और शेयर करिए। गंगापुर की हर खबर से हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे, और ना सिर्फ गंगापुर की बल्कि आसपास के क्षेत्रों में जितना भी कुछ घटित होता है उस पर हमारी नज़र बराबर बनी हुई है। और कल शायद हो सकता है 99.9% हम बौली के दौरे पर रहेंगे और वहाँ ज़रूर रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।